फोकस में खुशामदीद। मैं हूं मुबश्शिर ज़ैदी और आज हम डिबेट करेंगे कि मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस बारे में सब बात करते हैं। अपोजिशन भी उस पर गौर व फिक्र करती है, एहतजाज करती है। हुकूमत का कहना है कि नहीं, उनके पास प्लान है इन चैलेंजेस से निमटने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे आज अपने पैनलिस्ट से कि मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जिनमें मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उससे किस तरह निपटा जाए। क्या किसी के पास भी ऐसा प्लान मौजूद है? तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब नवाज़ लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं। उसके अलावा फैसल करीम कुंडी साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो। रमेश कुमार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। आप हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक़ है। 2 साल हमने देख लिए, 2.5 साल गुजर गए। अभी तक वो जो वादे थे, वो जो प्लान था जिसके बारे में बात हो रही थी, वो क्यों अचीव नहीं हो सका? थैंक यू। और ऐसे अच्छे पैनल में मैं बहुत ज़्यादा नून लीग के अंदर कम से कम मलिक अहमद खान बहुत सोबर तरीके से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर फैसल करीम कुंडी साहब। मैं समझता हूं कि आज का जो आपका और आपका जो अपना स्टाइल है, कम से कम हम किसी तरीके से एक मुत्फिक हो जाए एक चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। फैसल करीम भी सीनियर पॉलिटिशियन है। पहली चीज़ तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो है रोल होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, अपोजिशन का भी होता है। डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से चलाना रोल पर अपोजिशन का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है। सेम उसी तरीके से रोल होता है हर बंदे का। गवर्नमेंट का एक मेजर रोल जरूर होता है कि उसकी जो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, मैं समझता हूँ उसके अंदर उसका अपर एंड जरूर होता है। मगर हर बंदा अगर अच्छे एमएनए, सोबर एमएनए जो इलेक्ट होके अपने हलकों से आते हैं, अगर वो सही तरीके की, सोबर तरीके की नुमाइंदगी करें और पार्लियामेंट का एहतराम करें और अपने इदारे का एहतराम करके एक दूसरे की रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़े, तो अवामी इश्यूज जो है वो बहुत डीपली जो है वो डिस्कस हो सकते हैं। मगर यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, जो जिस सियासत को लोग वैसे इंटरनेशनली इबादत कहते हैं, खिदमत कहते हैं, पाकिस्तान में अब सियासत हो गई है अदाकारी। मैंने 2002 से आज 18 साल मुझे हो गए हैं। मैं इन चीज सारी पॉलिटिकल पार्टी को भी मैंने बहुत डीपली देखा है, मैंने पार्लियामेंट के सिस्टम को भी देखा है। कभी भी मैंने किसी पॉलिटिशियन को एक लाइन लेते हुए नहीं देखा। अगर वो गवर्नमेंट में था तो एक लाइन होती है, अपोजिशन में होता है तो दूसरी लाइन होती है। सफर कौन करता है? सफर मुल्क करता है। मैं 25 दिसंबर के हवाले से, कायदे-ए-आज़म के हवाले से और क्रिसमस के हवाले से आज आर्टिकल लिख रहा था। यही चीजें लिख रहा था कि पाकिस्तान को बनाने में जो लोगों का रोल था और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो हमने अचीव क्यों नहीं किया है और उसका कसूर किसका है। तो मैं समझता हूँ उधर कसूर जो है वो हर बंदे का हमारा नजर आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का नजर आता है। अगर इन 70 सालों के अंदर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बाद आजाद होने वाले मुल्क जो बहुत हमसे आगे निकल चुके हैं, मगर पाकिस्तान जो इंडिया के साथ आजाद हुआ वहां पे 70 रुपए का डॉलर है, यहाँ पे 160 रुपए का डॉलर है। बांग्लादेश जो हमारी सिल्वर जुबली से पहले हमसे टूट गया, वहां पे 80 रुपए का डॉलर है। जहां पे अफगानिस्तान, जहां पे इतनी बड़ी दहशतगर्दी है, वहां पे 80 रुपए का डॉलर है। मगर हम जो है 160 रुपए के डॉलर के अंदर, और एक इस्लाम जो मदीना रियासत के बाद इस्लाम के नाम के ऊपर जो मुल्क बना, मगर आज हमें दुनिया के अंदर इस्लाम को भी हमें जो है वो पाकिस्तान की इन कारनामों की वजह से हमें जहां जहां पे जो है वो एक टेररिस्ट के तौर पर जो है वो जाना पहचाना जाता है, दहशतगर्दी के हवाले से। कि ये जो मैं समझता हूँ इस इमेज को बेहतर करने के लिए हमें बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा। अगर हम आज भी अपने अन्ना की सियासत और अपनी सियासत के ऊपर अगर रहेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। मेरी आज भी कोशिश ये है कि आज भी होश के नाखून लें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को डेमोक्रेट समझती है, और स्पेशली पीपल्स पार्टी जो एक लिबरल पार्टी है उनको भी। और क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, फिर पीएमएल एन आती है, देखें पीटीआई तो बाद में आती है। कम से कम वो डेमोक्रेटिक पार्टियां
अपने आप की अपने मतलब की सियासत को छोड़ के पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी, चाहे वो इस्लामी ब्लॉक के हवाले से हो, चाहे वो सुपर पावर के हवाले से हो, चाहे वो कश्मीर इशू के हवाले से हो, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी, जब तक हमारे रिलेशन ये बेहतर नहीं होंगे, तब तक हमारी इकोनॉमिकली टाइज जो है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक आप है। देखेंगे इंडिया जो कुछ कर रहा है, मगर इंडिया जो है वो उस तरीके से, हाँ, माजी से अभी बेहतर है कि माजी में इंडिया को कोई गलत नहीं कहता था, मगर अब कम से कम इंडिया को लोग गलत कहते हैं। मगर फिर भी इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का जो ठप्पा है वो आज तक खत्म नहीं हो चुका है। जब इतनी ज्यादा ज्यादतियां सेक्युलर एक्ट, अपना सिटीजन एक्ट बिल वाली आई, या कश्मीर वाले आर्टिकल 35 370 की आई, तो क्यों नहीं हम इस वक्त मुत्तहद होके इंटरनल, जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी तब तक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर हावी रहा है वो होता रहेगा। ये वक्त गुजरता जाएगा, हर बंदा अपनी हुकूमत पूरी करता रहेगा। ये 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ और 2018 में भी ठीक होगा। है, ये बिल्कुल। धरनों से, ये लाग मार से कुछ नहीं होगा। ठीक है। हुकूमत खत्म नहीं होगी, ठीक मगर है, पाकिस्तान जरूर सफर करेगा। बिल्कुल। रमेश भाई, मैं चाहूँगा, मलिक अहमद खान साहब, आपने सुना बातें, जाहिर है उन्होंने जो की उसमें खासा मीठ भी है, और बात आप लोग भी कर रहे हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। जाहिर है जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, हुक्मरान जमात की बनती है, मगर आप लोग बताएं कि इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत क्या है, मिल के बैठना या एहतजाज करना? जी शुक्रिया भाई साहब। देखें, यहाँ जो मामला है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो रमेश ने कहा वो बिल्कुल हम इनको जानते हैं, और एक अरसे से ये जब पिछली असेंबली में थे तब भी इनका मौक़िफ़ यही था कि एक कंसेंसस बिल्ड करने की इनकी एक बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन रही है, जो कि हमेशा से रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। देखें, अगर ये बात इस तरह से हो जाए कि जब ये गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज साहब ने, फिर उसको इंडोर्स किया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, और ये बड़ा दो टोक का कि इकोनॉमी इस पे चार्टर हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि देखें, ये जो आपकी इस वक्त जितनी रीजनल डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, ये जिस तरह के आपके टाइज डेवलप हो रहे हैं दुनिया के साथ, तो इंटरनल हार्मनी रिक्वायर्ड है। उस बात को भी किसी ने गौर नहीं किया, और बल्कि जो एक डिवीजन के लिए एक बिल्कुल एक पिलर बन के खड़ा हो सकती थी कोई चीज, तो गवर्नमेंट खड़ी हुई, इतनी क्रिएट की उन्होंने। उसके बाद फिर आप देख लें कि यू लिस्ट इट एंड यू काउंट इट, आप एक के ऊपर एक गिनते चले जाएं। तो अब क्योंकि मामलात ये हैं कि जैसे फर्क बड़ा है, सोचने का फर्क है। मतलब हुकूमत ये कहती है कि जो डेट है वो डेट एक कर्ज है, तो हमारा ये ख्याल है कि डेट जो है वो दुनिया में लोगों की ग्रोथ के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो उसके मतलब दिस इज हाउ यू थिंक इट एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। अब किस चीज के जरिए इसको किसी नतीजा खेज बनाया जा सकता था और बात की जा सकती थी, वो तो अ पर्सन कैन लाई बट इवेंट्स कांट। मैं आपके सामने एक्सेंचुएट कर सकता हूँ कुछ बात, अपने तहत बढ़ाकर ये घटा के बता सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली होता ये है कि कुछ वाकयात है, उनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और वाकयात झूठ नहीं बोलते। तो इस पिछले 2.5-3 साल में जो मौजूदा हुकूमत के हैं, एक चीज उन्होंने बड़ी ताकत के साथ हासिल की और बड़ी के साथ हासिल की, वो थी पोलराइजेशन। अब उस व्हील को रिवर्स करना मेरा ख्याल किसी के बस की बात नहीं रही। वो भी मामला है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे इकोनॉमी पर इनकी फ्लॉड थिंकिंग है, इसी तरह हम समझते हैं कि जिसको प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन, ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशन जो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के जिम्मेदार हों, वो एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज किए जा रहे हैं और लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और ये आपने एक ऐसी सीन क्रिएट कर दी हो जिसमें एक अजीब सी आपने सूरत हाल पैदा कर दी है कि जो करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो
इख्तलाफ राय करने की जरूरत भी करेगा किसी तरह से, वो उसके ऊपर एंटी करप्शन अनलीश होगी, उसके ऊपर अनलीश होगी, उसके ऊपर नैब अनलीश होगी। ये तो एक सूरत हाल है। मलिक साहब स्टिल क्लेमिंग टॉल क्लेम्स। या बिल्कुल, आपकी राय मुकद्दम और बयान भी हो गए। फैसल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जैसे शुरू में रमेश ने भी कहा, पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, हुकूमतों में भी रही है, प्लान भी देती रही है, सोशल जस्टिस के प्लान भी देती रही है। अब आपके पास कोई कंक्रीट प्लान है कि किस तरीके से मुल्क को इन बहरान से निकाला जा सकता है, जिसकी तरफ मेरे दोनों भाइयों ने इशारा भी किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुबशर रमेश भाई एक सीजनल पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक बात की और पीटीआई की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, जब हुकूमत आई, जैसे मलिक अहमद साहब ने बताया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी और बाकी पार्लियामानी लीडर्स ने, मेरे पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन ही कहा कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से भी इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से भी हुकूमतें बनी, हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए हम इस हुकूमत के साथ मिलकर चलें। आप भी तजिया कर रहे हैं, आप भी बैठे हैं, पिछले 2.5 साल से आप ये वॉच कर रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है। और जिस तरीके से अगर आप वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्टेटमेंट्स देखें या उनकी टीम की स्टेटमेंट्स देखें, चलो अगर हम कहेंगे कि टीम गलत बयानी से काम लेती है, कुछ होते हैं हमारी टीम में भी होते हैं, कुछ ज़रा ज़्यादा फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, लेकिन उनको लीडरशिप रोकती है। लेकिन जब लीडरशिप की आप स्टेटमेंट देखें, इमरान खान साहब ने शुरू दिन से 2.5 सालों से कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नारो नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं करूँ, ये सारे चोर हैं, सारे डाकू। देखिए, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन आपके बयान के आपने कभी नाम नहीं लिया कि जी बताएं तो सही, फैसल कुडी ने आपसे नारो मांगा है, मलिक अहमद साहब ने मांगा है या किसी और ने मांगा, बताएं, उसको एक्सपोज तो करेंगे, हमें भी पता चले कि हमारी पार्टी में कौन लोग हैं जिन्होंने करप्शन की और शायद इनसे वो नारो मांग रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये इन्होंने एक चीज लगाई। फिर आप देखें कि हुकूमत का काम है कि एक मेज पे बिठाया जाता है। आप देखें, माजी में बहुत से इशूज आए हैं इस 2.5 सालों में, चाहे आप कश्मीर के इशू को देखें, चाहे आप नेशनल सिक्योरिटी के इशू को देखें, चाहे जब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए और जब हमने उनका एक या 2 जहाज, उनके जंगी जहाज गिरे, हालात खराब थे, कशीदे थे, उस वक्त भी अगर आप देखें तमाम अपोजिशन जमातें, बल्कि तमाम सियासी जमातें वहां पर मौजूद थी, लेकिन एक शख्स था इमरान खान साहब जो कि उस वक्त भी बैठना पसंद नहीं कर रहा था। जब आप, हमें शौक नहीं है बैठने के लिए, जब आप ऐसे चीजें लेते हैं और आप अपोजिशन के साथ कहते हैं मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता हूँ, मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, तो पार्लियामानी पॉलिटिक्स कोई चीजें नहीं होती। हमारे बहुत से देखें, माजी में देखें, बड़े बड़े तल्ख तजर्बे हुए PML एन के साथ, बहुत तल्ख तजर्बे हुए। उन तजर्बों से हमने सीखा, कुछ गलतियों से हमने सीखा, हमने बहुत बेहतरी की तरफ गए। हम ये नहीं कहते कि 100% हम बेहतर हो गए थे, लेकिन फिर भी हम बहुत बेहतरी की तरफ गए, उसमें आगे भी बेहतरी करते। देखिए, आप पॉलिटिक्स से आप इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन आप जब पार्लियामान में आते हैं तो आपको पार्लियामानी ज़बानी समाप्त करनी पड़ती है और आपको फिर पार्लियामान को आगे चलाना पड़ता है। उसमें आपको अपोजिशन भी सपोर्ट करती है और कहीं कहीं पे हुकूमत भी सपोर्ट करती है। अगर आप हमारे दौर को देखें, जब हमारे 2008 से लेकर 13 तक हमने जितने भी बिल, जितने भी पार्लियामानी हमने प्रोसेस किए, मेजॉरिटी 95% मैं कहूँगा, रमेश भाई उस वक्त हमारे साथ थे, 95 to 98% ऐसे हमारे थे बिल्स या बिजनेस था जो हमने यूनियनली पास किया। हमने अपोजिशन को हमेशा ऑन बोर्ड लिया, ये चीजें, थोड़ी चीज उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, हम कर लेते। लेकिन देखें, पार्लियामानी, देखें आप कंटेनर पे या आप स्टेज पे या आप जलसे जुलूस की आपकी जबान और पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में आते हैं और आप पार्लियामानी सियासत करते हैं, फिर में आपको थोड़ा सोबर होना पड़ता है, आपको चीजें छोड़नी पड़ती है। लेकिन अफसोस से 2.5 सालों से अगर आप हुकूमत का रवैया देखें, आज अगर अपोजिशन रोडों पे आई हुई है, आज अगर ये चीजें हुई है, तो अपोजिशन के रवैये को देखिए। अब रमेश भाई ने जो बात की डॉलर के हवाले से, तो डॉलर जो है आप बताएं कि माजी की हुकूमतों में कितना चढ़ा, रुपए डिवैल्यू, और इस हुकूमत में कितनी डिवैल्यू हुई। तो ये रमेश साहब भी जो है एक सीजनल पॉलिटिशियन है और हमेशा पार्टी के अंदर भी अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं और सही बातें करते हैं। तो ये हमें बताएं कि पिछले एतवार से लेकर आज के एतवार तक लेकर कितना हुआ, फिर 2.5 साल में बताएं ना कि 2.5 साल में क्या बेहतरी की तरफ हम गए, किस चीज की बेहतरी की तरफ गए। ये चीजें जो है बहुत से जो है जिसपे अपोजिशन आज रोडों पे निकली। ठीक है फैसल साहब, यहाँ एक वक्फ़ा लेता हूँ। वक्फ़े के बाद यही जो आपने उठाया है, मैं रमेश भाई से भी पूछूंगा कि क्यों हुकूमत जो है इस बारे में हेजिटेंट है कि अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं, एक वक्फ़े के बाद।
वेलकम बैक। रमेश भाई, आपने बात सुनी मेरे दोनों भाइयों की, मलिक अहमद ख़ान साहब भी और फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत सेंसेबल आप तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बावजूद जब हम सियासी दर्जा हरारत देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें गर्मी नज़र आती है। तो यही बातें जो हम यहाँ बैठ कर रहे हैं पार्लियामान में क्यों नहीं हो सकती? जैसे कुंडी साहब ने भी कहा कि स्ट्रीट की सियासत और होती है, जब पार्लियामान में आते हैं तो आप बात करते हैं। जो हुआ है इस बार पार्लियामान के साथ के सिवाय इसके कि बड़े साहब जो है डंडे के ज़ोर पे आप सबको इकट्ठे बिठा करके कोई लेजिस्लेशन पास करवा लें, उसके अलावा वज़ीर आज़म भी तैयार नहीं है कि कोई लेजिस्लेशन ऐसी हो जो लाएं जो कि पास हो। और आपने भी वही शुरू कर दिया जो माजी की हुकूमतें करती थी कि ऑर्डिनेंस जारी किए जाओ, लॉज के ऊपर बात नहीं होगी, जो अवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं होगी। तो ज़ाहिर है पार्लियामान की तौक़ीर ख़राब होगी लोगों की निगाह में, जो ऑलरेडी कहते हैं कि पार्लियामान का वजूद जो है वो किस लिए है, अगर वो उन्हें कोई जो है किसी भी किस्म की कोई रिस्पाइट नहीं दे सकता, उनको कोई आसानी मुहैया नहीं कर सकता, बजाय इसके कि हम बेरोज़गारी के ऊपर गुफ्तगू करें कि उसको कैसे ख़त्म करना है, इकॉनमी को कैसे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें बैठ कर ही होंगी ना। तो ज़रूरी है कि हर दफ़ा एक डंडा आएगा और हुकूमत ना चाहते हुए फिर खान साहब जो वैसे कहते हैं मैं बात नहीं करूँगा, मगर फिर इवेंचुअली वो बात करते हैं, बैठते हैं पार्लियामान के अंदर, लेकिन वो सिर्फ वक्ती होता है। तो अगर पार्लियामान का सरबराह ख़ुद टाइम नहीं देगा पार्लियामेंट को और लोगों की लेजिस्लेशन के बारे में लोगों को जो बेनिफिट करें वो नहीं होगी, तो जाहिर है अपोजिशन तो शोर मचाएगी। मुबशर भाई, पहली चीज तो ये कि पार्लियामेंट का एहतराम करना, उसकी रेस्पेक्ट करना, ना जिसका लफ्ज कहते हैं पार्लियामेंट इज ऑलवेज सुप्रीम। जितना सीनियर पॉलिटिशियन होता है उसकी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन की, मगर मैं समझता हूँ जितना ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियन हो। मगर हुआ ये कि पहले दिन से जैसे ही ये हुकूमत बनी, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से लेके जो अपोजिशन का भी रवैया जो शुरू हुआ, उसके बाद रेसिप्रोकल जो है वो गवर्नमेंट का जो रवैया शुरू हुआ, वो दोनों रवैये जो है वो बहुत खराब रहे। उसके बाद मेरी एक दो मरतबा स्पीकर साहब से मीटिंग हुई कि सर अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम तरीके से चलाना है तो एक एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। उस एथिक्स कमेटी के अंदर हमारे पास भी शफकत महमूद है, ये शाह महमूद है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में नवीद कमर है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ जो है वो PMLN के अंदर भी जो है वो अच्छे लोग हैं। इस तरीके से जो सोबर लोग हैं जिनकी एक अपनी वैल्यू भी है, वो आए और पार्लियामेंट के हवाले से, एथिक्स के हवाले से, एक अल्फाज के चुनाव के हवाले से कुछ जो है वो TOR तय करें। मगर ये चीज आगे नहीं बढ़ी। एक दूसरे के क्रिटिसाइज करने में क्रिटिसिज्म इतना बढ़ता गया कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। तो हम जैसे जो सीनियर पॉलिटिशियन थे उन लोगों ने तो सच बताऊं कि पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसा माहौल देखते हैं तो हम तो उठ के या चैम्बर में चले जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, मगर गालियां हम नहीं सुन सकते। तो उस वजह से पार्लियामेंट का बिल्कुल एहतराम जो होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। और अब जो चीजें चल रही है, जो जिस किस्म के सीनियर पॉलिटिशियन निकल के जिस किस्म की इलेक्टेड सिलेक्टेड के बीच में और सिलेक्टर के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और अवामी इश्यूज को छोड़ के और जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की सोवेरेनिटी और सिक्योरिटी के हवाले से, उन चीज़ों का भी जिस तरीके से ख्याल नहीं किया जाता और जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं अपोजिशन के लोग भी और फिर सामने हमारी गवर्नमेंट के लोग भी कि हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, इस तरीके से हमने माहौल को बहुत खराब कर दिया है। हर दुनिया में अगर आप देखें कि लंदन में MI6 का रोल है, अमेरिका के अंदर CIA पेंटागन का रोल है, इंडिया के अंदर RA का रोल है, मगर वो रोल होता है या नहीं होता ये ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं आता है। मगर यहाँ पे हमने सिस्टम को ऐसे खराब कर दिया और फिर उन्हीं लोगों को हम कहते हैं कि आप आए। रमेश भाई आप जानते हैं रोल होना और कंट्रोल होना दो फ़र्क चीज़ें हैं। यहाँ तो हमें मुकम्मल कंट्रोल नज़र आ रहा है कि रिटायर्ड लोग जो हैं वो उनको जॉब्स भी जा रही हैं, वो धड़ाधड़ उनको सिविलियन इदारों में भी जाया जा रहा है, इंटेलिजेंस कमेटी बनती है उसमें भी अपर हैंड दिया जा रहा है। जिन ममालिक की आपने मिसाल दी वहाँ सिविलियन कंट्रोल होता है उस रोल के ऊपर, यहाँ हमें वो कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा।
देखें मुबशिर भाई, जो पाकिस्तान के अंदर माजी से सिस्टम चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। जैसे पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमेशा पाकिस्तान के अंदर हावी रहा है, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी रहा है। अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मजबूत करेंगी तो मैं समझता हूं कि फिर ये जो इन्फ्लुएंस जो हमारी इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट का जो होता है वो नहीं होगा। मगर अगर हमारी सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से एक दूसरे को नीचे दिखाती जाएंगी तो लाजमी है कंप्रोमाइज जो है वो बढ़ता जाएगा। जब कंप्रोमाइज बढ़ता जाएगा तो ये चीजें फिर कंप्रोमाइज में सारी चीजें होती जाएंगी कि मुझे अपने आप को बचाना है फिर आगे। और मैंने आपको पहले क्या कहा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं इससे 5 साल हुकूमत आसिफ जरदारी की भी चली, मियां साहब की भी चली, ये भी चलती रहेगी। ये धरणों से कोई सियासत के अंदर कोई हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा, मगर क्या होगा, हर चीज कंप्रोमाइज होगी, अवामी इश्यूज कंप्रोमाइज होंगे, हमारी नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी कंप्रोमाइज, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी इस वजह से कंप्रोमाइज होगी कि हमारे 1 किलोमीटर दूर जो है पार्लियामेंट से डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। सारे डिप्लोमेट देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दिन ब दिन कमजोर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हम अपने इन्फ्लुएंस में चला सकते हैं। फिर वो हमें IMF के सहारे, फिर हमें FATF के सहारे, फिर हमें GSP प्लस के सहारे, फिर हमें रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के सहारे, इन सारे चीजों, आपको पता है इस वक्त फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 9 पार्लियामेंटेरियन की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है कि पाकिस्तान के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन ये हो रहा है। अब इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वहां पे वो चीजें हाईलाइट नहीं हो रही, मगर पाकिस्तान के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है तो वो भी चीज ब्रिटिश पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उस चीज को हाईलाइट कर रही है। देखिए हमारे लिए तो अच्छा है कि ये चीजें फोर्स्ड कन्वर्जन को रुकना चाहिए, मगर हमें वो चीजें बात करनी चाहिए जिन चीजों के लिए हम इस्लाह के लिए आए कि भाई इलेक्ट्रो रिफॉर्म हो, जैसे 2017 का रिफॉर्म हुआ, नैब रिफॉर्म हो, एहतसाब का सिस्टम आज भी बेहतर नहीं है, हम एहतसाब के सिस्टम को और मजबूत बनाएं, जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए मजबूत बनाएं। ऐसी अगर कमेटी बने तो क्रेडिट, मैंने तो इवन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लिखा भी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर बेहतर करना है, क्योंकि मैं उसका खुद हिस्सा हूं, कि आप एक थिंक टैंक बनाएं। थिंक टैंक के अंदर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो फॉरेन रिलेशन को समझते हैं, वो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, जो डिप्लोमेट्स जो अच्छे तरीके से फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, इस वक्त कोई भी जज्बाती फैसला 99 की तरह पाकिस्तान को अप एंड लोअर लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। इस वजह से एक बाहमी मुशावरत के साथ, मजबूती के साथ अगर फैसला होगा तो हम पाकिस्तान को आगे लेके जाने में, मगर पहले भी पाकिस्तान के अंदर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, पहले भी ये फुकदान था, आज भी इस चीज का फुकदान है। आज भी अगर हमारे पास गलत फैसले हैं, मैं जैसे ताहिरुल अशरफी का फैसला हुआ, मैं समझता हूं ये हमारे इमेज को खराब करते हैं कि पाकिस्तान आज भी रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, इंटरफेथ के हवाले से, कि कोई हमें काबिल बंदा नहीं मिलता कि पीर नूर अल कादरी जो है वो इंटरफेथ हार्मनी को जो है वो करे, या ताहिरुल अशरफी करे, या मियां साहब के टाइम के ऊपर था कि भाई सरदार यूसुफ करे। ये गलत फैसले हैं। इन गलत फैसलों के लिए या एवेक्यूटस प्रॉपर्टी बोर्ड, हमारी सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों के हवाले से किसी मुसलमान को लगाया जाए उसका हेड, ये चीजें आप ऐसे नैब के हवाले से आप करें कि भाई वो बंदा आना चाहिए जिसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी हो, इतने टाइम के अंदर जो है एक टाइम फ्रेम हो, इस इतने टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, जुडिशियल भी एक सिस्टम हो। उन सिस्टम के लिए हमें बैठ के बेहतर तरीके से आगे बढ़ना। अगर हम बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़े तो लाजमी है ये रिटायर्ड लोग भी लगेंगे और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी होगा, महंगाई भी हमारे मुल्क में आएगी, IMF की शरबत हमें मांगनी पड़ेगी, FATF के हवाले से भी हमें मांगना पड़ेगा। सफर कौन करेगा? पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान। इमेज किसका खराब होगा? पाकिस्तान का। तो ये हर हुक्मरान को सोचना चाहिए, जो माजी में रहा है, जो आज रहा है। मगर मैंने माजी से लेके आज तक हर हुक्मरान को अपनी अन्ना, अपनी इज्जत, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बहुत गिरते देखा है, बहुत आगे देखा है, बहुत एथिक्स से हट के देखा है। मैं उसके लिए अफसोस ही कर सकता हूं। मैं आज इसके ऊपर जब लिख रहा था तो मुझे ये लगा कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। जो आज हुक्मरान जो बैठे हैं ना, इनके किसी बड़े ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी है।
पाकिस्तान के लिए कुर्बानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दी है, हिंदू कम्युनिटी ने दी है, मुसलमान कम्युनिटी ने दी है। मगर हमें तो जोगिंदर नाथ भी याद है, हमें वो एसपी सिंघा भी याद है। कम से कम अगर जो आपके लोग जिन्होंने दी है, अगर आपको याद दिलाते, नहीं आपको याद आती है। कायदे आज़म की वफात के बाद हम जिस ट्रैक से हटे हैं, आज तक उस ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आए। अगर आज भी हम इस ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं मलिक अहमद खान साहब के पास आऊँगा। मलिक साहब, बात में इनकी तो दम है कि अगर सियासी जमातें आपस में लड़ेंगी तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो और कंट्रोल बढ़ेगा और इवेंचुअली फिर वही होगा जो हमारे यहाँ हर 10-15 साल बाद होता है कि कोई फ़ौजी आमिर आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि क्या अपोजिशन जमातों को ये नहीं करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग करें हुकूमत को और साथ मिलकर बैठें? मैं जानता हूँ कि खान साहब बिल्कुल एवर्स हैं, नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ तो वहाँ पर भी बेहतर लोग होंगे जिनके साथ आप बात कर सकें। देखिए रोशे, मसला क्या है? मसला इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जिन चीजों का इशारा रमेश कर रहे हैं, यहाँ पे दो बेसिकली फेलियर्स का सवाल है ना। एक सवाल तो आपके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के फेलियर का है जी। एक सवाल आपकी पॉलिटिकल फेलियर का है, जो एक सियासी सतह पे आपकी एक इन्हतात पजीरी जो भी तक अमल पजीर है, हो रही है, होती चली जा रही है। ये बातें तो दुरुस्त है। अच्छा, अब इनसे अमूमी तौर पे आप इनसे आप नहीं कर सकते कि आपको इत्तफाक ही कर रहा होगा जो रवेश कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी बड़ी जेनेरिक गुफ्तगू है। अच्छा, जब हम ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे, हम इनिशियली हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि 70 साल में कहाँ सिमत दुरुस्त हुई, कहाँ गलत हुई, इसका तयन करें। किनकी गलतियां हैं? जजों की गलतियां हैं, फौजियों की गलतियां हैं, सियासियों की गलतियां हैं, ये ब्यूरोक्रेसी की गलतियां हैं, मीडिया की गलतियां हैं, किसकी हैं? वो सारी गलतियां पहले उनकी निशानदेही की जाए, फिर तस्लीम की जाए, और उसके बाद फिर अगर आपका ये जो आइन है, ये मुतफ़िका डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर देखें कि कहाँ इससे कौन रूगर्दानी करता है, कौन इससे अपनी आईनी हदूद से बाहर निकलता है। अगर मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज अ पॉलिटिशियन बाहर निकलता हूँ तो आई शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे जिम्मेदारी मेरे जिम्मे डालनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर अगर नॉवल आइडियाज जिनमें कभी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ जाए, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशन आ जाए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को नहीं पॉलिटिकल उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डाला और उस पर एतराज भी उठते हैं कि जी कई पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल फैमिली लिमिटेड कंपनीज बन गई हैं और इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई समझती हैं कि डेमोक्रेटिक उसके अपना नहीं है, जो तरीक़ेकार इख्तियार करने चाहिए, कोई थिंक टैंक्स नहीं है, कोई नीचे से नॉमिनेशंस के तरीक़ेकार नहीं है, इनके अपने स्ट्रक्चर्स नहीं है। एग्रीड, हु इज डिनाइंग दैट? ये सारी बातें दुरुस्त हैं। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इस वक्त अगर ये तस्लीम कर लिया है कि एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है, तो वो क्या सिर्फ हुकूमतों के खात्मे और नई हुकूमतों को बनाने के लिए किया जाएगा? तो वो तो फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की स्पिरिट को कत्ल कर देगा। और अगर ये डायलॉग है कि इस हुकूमत में रहना है और किसने नया आना है, तो वो तो कोई डायलॉग नहीं है, वो तो करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर तो मसल फ्लेक्सिंग है, अपनी अपनी लड़ाई है। सही बात। कोई जीत सकेगा, कोई हार जाएगा। और फिर अगर ये मामला होगा कि मेरे पास एक पब्लिक सपोर्ट है और मैं उसको कितना मोबिलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ और उसको मैं एक अवामी हमायत को एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ पिच कर सकता हूँ, और वो गवर्नमेंट जो है उसको इंस्टीट्यूशन की हमायत हासिल है, वो इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी एजेंसी का है, नैब का है, कोई और दूसरा तीसरा है, तो फर्क क्या पड़ेगा उससे? ये मजीद पोलराइजेशन और लड़ाई बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये सारी बातें दुरुस्त हैं। तो इसके दरमियान में हम आज को बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें मेरी और आपकी ये बात, रमेश की ये बात, फैसल करीम कुंडी साहब की ये बात, हमारी बात की हवा में रह जाए, क्योंकि इस वक्त एक मोड सेट हो गया, एक पॉलिटिकल मोड इस वक्त सेटल्ड है, जो ये तय कर रहा है इस वक्त आप एक नेशनल होराइजन पे
और वो सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और एक तरफ जो है वो गवर्नमेंट इकट्ठी है और गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि उसको बड़ी सपोर्ट हासिल है और वो सपोर्ट उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हासिल है। तो इन बिटवीन दिस वेयर आर वी हेडिंग टू? तो अगर तो ये एक रेसिपी है डिजास्टर की तो वी नो इट इज, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सही कह रहे हैं तो ये कभी कभी तो ये भी कहा जा रहा है कि इट्स अ फाइनल बिगल, लेट इट बी साउंडेड वेरी हाई, जितना हो सकता हो जाए ताकि फॉर वंस एंड ऑल ये सेटल हो। लेकिन ये फर्दर इंट्रेंच करेगा, फर्दर ये आपको डीपन स्कार्स प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई शक नहीं, ये भी हम मानते हैं। तो हु विल बेल द कैट, एग्जैक्टली कौन करेगा ये बात आगे लेकर? चले यही चीज़ हम कुंडी साहब से पूछते हैं। कुंडी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को मुफाहिमत का बादशाह भी कहा जाता है। पीपल्स पार्टी अब यंग लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो की भी राइट्स की भी बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। यहाँ पर आकर के मुझे बताइए, जिस ख़तरे की तरफ मेरे दोनों भाइयों ने इशारा किया है, आपको भी महसूस होता है कि वैसा ही ख़तरा है? तो इसका मतलब है कि हम बार बार घूम के उसी सियासी मोड़ पर आ जाते हैं जिसे हमारे यहाँ नाजुक मोड़ कहा जाता है। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि हम कोई ऐसा प्लान दें? आप भी शुरुआत कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी, जैसे रमेश भाई ने कहा, सबसे पुरानी पार्टी है, तो कोई ऐसा प्लान जिसके तहत बैठकर कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो सके। वरना तो हर जैसे मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा, फिर जिसके जो मसल हैं वो फ्लेक्स करेगा, इंतशार बढ़ेगा मुल्क में और हम मज़ीद नीचे जाएंगे। मुबशर भाई, मैंने रमेश भाई की भी बातें सुनी और मलिक अहमद भाई की भी बातें सुनी, और रमेश भाई क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदगी करता है और आपने ये बात कही कि क्यों देखिए, हमने तो अभी भी चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारा पीडीएम बना है उसमें चार्टर ऑफ पाकिस्तान की हमने बात की। इससे पहले हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। मैंने पहले कहा कि हमारे पहले सेशन में, पहले स्पीचेस में हमने हुकूमत को होगी। देखिए, सवाल तो आप मुझे पहले ये बताएं, चलो बैठे किसके साथ बैठे? सवाल तो ये है। मुझे तो रमेश भाई जो है मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम मेरे लिए, मुझे तो ये खुद अपनी पार्टी के अंदर बेबस नजर आते हैं जो इन्होंने बातें की। जैसे इन्होंने इंडिया के मुताबिक बातें की, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया के जो भी फार्मर्स जो किसान है, जिस तरीके से वहां पर जो है उन्होंने एहतजाज किया हुआ, यहाँ पर भी तो कोई किसान खुशहाल नहीं है, लेकिन वहां के किसानों ने जिस तरीके से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। आज इवैक्यू ट्रस्ट की बात इन्होंने की है। ठीक है, हमसे गलती हुई है, माजी में गलतियां होती रहती हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत तो ये क्लेम करके आई थी कि माजी की जो हुकूमतें हैं बहुत ज्यादा गलत थी, बहुत ज्यादा उनमें फ्लॉस थे और हम बेहतर करेंगे। तो ये भी तो हमारे नक्शे कदम पे, अगर सिर्फ इवैक्यू ट्रस्ट की बात करें जिस तरीके से ये रमेश भाई ने बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज एक चीज का जो है, तीनों पैनलिस्ट हम बैठे हैं, आप ये तजिया निगार हैं और आप बड़े क्लोजली वॉच करते हैं। हमारी पार्टियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पैराशूट के जरिए हर हुकूमत में आ जाते हैं। चाहे वो मेरी पार्टी में पैराशूटर्स आए हैं, माजी में नून की हुकूमत रही, उनके भी हैं, आज पीटीआई भी मौजूद हैं, और उन पैराशूटर्स का काम है कि हमेशा हुकूमत और अपोजिशन को लड़ाएं। क्यों ना ये पॉलिटिकल पार्टीज एक चार्टर साइन कर लें और ये 30-40 यहाँ पर जो लोग हैं, मैक्सिमम मैं समझता हूँ 30-40 जो है वो अशखास कहें या जो भी कहें, हमारे बरादरी के लोग जैसे सियासतदान हैं, उनको जो है वो ब्लैकलिस्ट करते हैं कि कोई पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि जब भी जो हुकूमतें आती हैं उनके वो जो है तर्जुमान बन जाते हैं, उनको डिफेंड करने वाले बन जाते हैं, और अब उसी अपोजिशन को फिर वो ऐसी मतलब है कि जबान इस्तेमाल करते हैं कि हमें खुद शर्म आती है कि हम देखते हैं कि यार के लिए तो हमारे साथ है और आज इधर है, या आज इधर है, कल किसी और जगह पे भी होंगे, किसी हुकूमत आएगी फिर होंगे। तो क्यों ना ये सियासी जमातें एक चार्टर साइन करें कि ये लोग ब्लैकलिस्ट हैं, इनको कोई पार्टी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं तो अपनी पार्टी में बात करूंगा अपनी सीसी में कि अगर हुकूमत तो आप छोड़ दें, लेकिन अपोजिशन की जो पीडीएम की जमातें हैं, कम से कम ये एक चार्टर साइन कर लें कि ये अपना प्लान जो है इन लोगों को जो है किसी भी अपोजिशन पार्टी में जो सब पीडीएम में मौजूद है, कम से कम उनको न लिया जाए, क्योंकि अगर हमने सियासत को बेहतर करना है। फिर अभी रमेश साहब की बात या आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि अब तो बैठते किसके साथ है? सवाल तो ये है, जो शख्स अपने आप को वजीर आज़म कह रहा है कि मैं वजीर आज़म हूँ, वो कहता है कि मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, इनके साथ बैठना नहीं है, इनके साथ कुछ नहीं करना, तो मुझे बताया कि हम दीवारों के साथ बैठे। हमें भी कोई अभी यहाँ तक हम आ गए, इस नैज तक आ गए, इस ऐसे मोड़ पे आ गए कि हम भी उनके साथ बैठना जो है, हमने उनको इनकार कर दिया, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। वो तो 2.5 साल से कह रहा था कि हम नहीं बैठेंगे, अब बर्दाश्त तो इतना ही होता है। अब आप देखें अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या पोजीशन है, आप अपनी इकोनॉमी को देख लें, आप बाकी चीजों को देख लें।
इस मुल्क में जिस तरीके से महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। माजी हुकूमतें बहुत बड़ी थी, बकौल इनके बहुत करप्ट थी, लोगों को रोजगार तो मिल रहा था कम से कम। आज रोजगार की क्या पोजीशन है? आज लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। आज कल देखें, कल जो टीचर्स बनिगाले के बाहर बैठे हुए थे इस सर्दी में, इस सर्दी की शिद्दत को देखें, और बनिगाले के बाहर वो बैठे हुए थे अपने हकूक के लिए। जब आपके असातिज़ा अपने हकूक के लिए रोडों पे निकल आए तो उस मुल्क का अल्लाह हाफिज हो जाता है। जब आपके असातिज़ा रोडों पे अपने लिए हकूक मांगे तो आपके बच्चों को क्या पड़े। बिल्कुल फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का, और बहुत ही ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि नाज़रीन जब ये सुनेंगे तो उन्हें भी एहसास होगा कि पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं जो मुतफक्किर हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही सिमत नहीं जा रहा है। उम्मीद है हमारे हुक्मरान और हमारी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो भी इस बात को समझे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।